अपने एक्सप्लोरेशन मिशन में नासा के साइंटिस्ट्स ने स्पेस में दूर दूर तक खोज की और कई एलियन वर्ल्ड्स, बिजार स्टार सिस्टम्स के अलावा ऐसे फिनोमिना ढूंढ निकाले जो हमारी समझ के बाहर थे। उनकी कुछ चौंका देने वाली खोजें स्पेस एजेंसी के केपलर टेलीस्कोप ने की थी। $50 करोड़ का वो स्पेसक्राफ्ट नए नए प्लैनेट्स और ऐसे वर्ल्ड्स ढूंढता है जहां पृथ्वी की तरह लाइफ हो। केपलर किसी स्टार की ब्राइटनेस पर एक एक सेकंड नजर रखता है और उसकी ब्राइटनेस में आए ड्रॉप को देखता है। जुलाई 2009 में केपलर ने पृथ्वी से करीब 560 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार की लाइट में बड़ा मामूली सा डिप देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि वो प्लैनेट उस स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से एक प्लैनेट पृथ्वी जितना बड़ा है, दूसरा केपलर 10c ऐसा था जो इन्हें आज तक दिखे किसी भी प्लैनेट से बिल्कुल अलग था। इट्स बिग, पृथ्वी से करीब दुगना बड़ा, लेकिन बिल्कुल अलग है। उसमें कुछ तो बड़ा अनोखा था। एस्ट्रोनॉमर ज़ावियर डोमस्क को एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से उस अनोखे प्लैनेट की जांच पड़ताल का जिम्मा दिया गया। 6 महीने का डेटा जमा करने के बाद हमें एक बड़ा जबरदस्त सिग्नल दिखने लगा। मतलब वो प्लैनेट हमारी उम्मीद से कहीं बड़ा था, पृथ्वी से करीब 17 गुना ज्यादा बड़ा, लेकिन उसकी डेंसिटी काफी मिलती जुलती थी, बस थोड़ी ज्यादा थी। उस वर्ल्ड की उस डेंसिटी रीडिंग का बस एक ही मतलब था, वो विशाल प्लैनेट असल में रॉक और मेटल का एक सॉलिड मास है। ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो कॉम्पोजिशन में बड़े ही लो की होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे कि जुपिटर और नेपट्यून, जिन्हें गैस की जरूरत पड़ती है। हम रॉकी प्लैनेट्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं क्योंकि हम उनके साइंस उन डिस्क्स में देख सकते हैं जिनमें वो प्लैनेट्स बनते हैं। हमारा अंदाजा है कि केपलर 10c भी पृथ्वी की तरह आयन और सिलिकेट्स का बना हुआ है। ये बात बड़ी ही चौंकाने वाली थी। डोमस्क इतने हैरान थे कि उन्होंने डेटा को डबल चेक किया, लेकिन फिगर्स नहीं बदले। उस रॉकी प्लैनेट का मास पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा था। वो कई पृथ्वियों का एक विशाल पृथ्वी का गॉडजिला है, जिसे हम मेगा अर्थ कह सकते हैं। इन नतीजों ने एस्ट्रोनॉमर्स को दंग कर दिया था। केपलर 10c ने प्लैनेट फॉर्मेशन थियरिस्ट को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्लैनेट फॉर्मेशन की कन्वेंशनल थियरीज के मुताबिक पृथ्वी जैसा इतना बड़ा प्लैनेट तो होना ही नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी और भारी दुनिया तो कभी भी एक गैस जायंट में बदल सकती है। हमने आज तक जितनी भी प्लैनेटरी फॉर्मेशन थियरीज बनाई हैं, उनमें से उन सिस्टम्स का ही पता लगता है जिन्हें हम अभी तक ढूंढ पाए हैं। उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी विशाल होगा। वो भी जुपिटर या सैटर्न की तरह एक गैस जायंट बन गया होगा। जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स की शुरुआत भी मैसिव सॉलिड कोर्स से ही हुई थी। उन बड़े कोर्स के ग्रेविटेशनल पुल्स ने अपने आसपास के पूरे सिस्टम से मटेरियल खींच लिया और तब वो गैस से भरे जायंट प्लैनेट्स बन गए। जुपिटर के कोर को आम प्लैनेट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बड़ा माना जाता है और इस प्लैनेट का कोर तो उसका भी दुगुना है। अगर इस स्टार के पास गैस डिस्क में बना होगा तो उसमें काफी गैस भर गई होगी और वो डिस्क भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट प्लैनेट बन गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा नहीं है, बस रॉक के एक बोल जितना है, मगर हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। केपलर सिस्टम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसा हम सोच रहे थे। जब हम प्लैनेट्स की फॉर्मेशन थियरीज पर काम कर रहे थे, तब हमारे पास मॉडल के तौर पर बस एक ही प्लैनेटरी सिस्टम था और वो था हमारा अपना। इस वजह से हमारी सारी थियरीज उन सिस्टम्स को ढूंढने से ही जुड़ी हुई हैं जो हमारे सिस्टम जैसे हैं। अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम्स के काम करने के तरीके के एग्जिस्टिंग मॉडल से ही चिपके रहे तो केपलर 10c के बारे में बस एक ही बात कही जा सकती है, उस प्लैनेट का कभी एक बहुत बड़ा गैस एटमॉस्फेयर होगा जो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन हम किसी भी ऐसी फोर्स के बारे में नहीं जानते जो ऐसा कुछ कर सके। हम नहीं जानते कि उसका जो भी एटमॉस्फेयर बना होगा वो कैसे खत्म हुआ और वो कैसे रॉक के उस जायंट बॉल को वहीं छोड़कर चला गया। जाहिर है किसी चीज या पावर ने वहाँ से सारी गैस सोख ली होगी। इन गैस जायंट से वैल्यूएबल रिसोर्सेज लेना तो क्लासिक साइंस फिक्शन में कई बार दिखाया गया है, लेकिन किसी गैस जायंट का असली मदर लोड तो
उसके बादलों की गहराई में छुपा होता है। अगर आप किसी गैस जायंट के सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं जहां सारे वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, तो अगर आप उसके बाहर की सारी गैस निकाल लें तो काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई प्लानिटरी इंजीनियरिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारी मौजूदा कैपेबिलिटीज से बाहर की बात है। ये सच है कि आज हम किसी गैस जायंट की सारी गैस नहीं निकाल सकते, लेकिन थियोरेटिकली ये काम ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। एडवांस्ड ह्यूमन माइनिंग कॉलोनीज इतनी जल्दी तो दूर दराज की दुनिया नहीं ढूंढ सकती, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी इस बात की वजह का पता लगा रहे हैं कि केपलर 10c एक गैसलेस जायंट कैसे है। अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। 29 मई सन 1999 को STS-96 पर सवार टैमी जर्निगन इतिहास में पहली बार नए बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने की तैयारी कर रही थी। करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफर कर रही जर्निगन और उनके साथियों ने ये बेहद मुश्किल काम पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया। वो बड़े एक्साइटिंग पल थे क्योंकि पहली बार एक शटल उस स्टेशन पर डॉक कर रहा था, लेकिन हम देर तक अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मना सकते थे क्योंकि हमें बहुत काम करने थे। वहाँ डॉक करने के बाद जर्निगन ने स्पेस स्टेशन के बाहर एक बेहद जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया। करीब 8 घंटे के स्पेस वॉक के बाद वो शटल पर लौटी और घर वापस आने की तैयारी करने लगी। उस शटल में लगे एक अनमैन्ड कैमरा ने स्पेस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद एक बड़े चौंकाने वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया। अचानक ही लोअर लेफ्ट से वो सफेद ऑब्जेक्ट तेजी से आगे आया और फिर गायब हो गया। वो अचानक ही आया था और बड़ा अनोखा था। ISS एस्ट्रोनॉट्स ने उस अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल को देखा तो उन्हें एक बार फिर से स्पेस ट्रैवल से जुड़े खतरों का एहसास हुआ। आप भी हमारी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। वहां सबका ध्यान उस चीज पर क्या था। जब कोई एस्ट्रोनॉट एयरलॉक के बाहर जाता है तो वो क्राफ्ट से बहुत दूर नहीं जाता, बल्कि उसके आसपास ही फ्लोट करता रहता है। उनकी रिलेटिव स्पीड भी वही होती है। फिर वो चीज इतनी तेजी से क्राफ्ट से दूर क्यों जा रही थी? उस ऑब्जेक्ट को लेकर हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किसी भी कीमत पर ISS सोलर पैनल के आगे या पीछे ना जाए। मुश्किल ये थी कि हम स्पेस की वास्टनेस में उसकी साइज या डिस्टेंस का भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऑब्जेक्ट हमारे करीब मौजूद कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है या फिर हमसे काफी दूर एक बड़ा ऑब्जेक्ट। इस फुटेज के साथ समस्या ये है कि इसमें कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं जिससे ये पता लगा सके कि वो कहां हो सकता था। अपने अनुभव से हम ये जानते थे कि ऐसे कई कारण होते हैं जिनसे हमें स्क्रीन पर एक फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट नजर आता है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए कॉन्टेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन और इवेंट्स का पता लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस इंफॉर्मेशन के बिना कोई नहीं बता सकता है कि वो चीज असल में क्या थी।